जब मुझे पता चला कि आईएएस के लिए एक इनिशिएटिव यहाँ पे हाथरस में स्टार्ट किया जा रहा है ताकि हाथरस के जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं वो प्रिपरेशन कर सकें और आईएएस आईपीएस या जो भी सिविल सर्विसेज हैं उसमें अपना कॉम्पीट कर सकें और सिलेक्शन हाथरस से हो सके, तो मुझे लगा इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आज की युवा पीढ़ी के साथ रूबरू हुआ जाए। मैं प्रेम प्रकाश मीना अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ और आईएएस और सिविल सर्विसेज में अपियर होने से पहले काफ़ी साल में विदेशों में अलग अलग कंपनीज में जॉब करता था। उसके बाद 2015 में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिसमें इंडिया वापस आना पड़ा सब छोड़ छाड़ के। उस वक्त रशिया में मैं जॉब करता था, ब्रिटिश पेट्रोलियम में, हो सकता है किसी ने नाम सुना हो। 3-4 कंपनियां थी, शेल, स्लम्बरजे एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो परिस्थितियाँ ऐसी बनी, वापस इंडिया आए, फिर तैयारी शुरू की और फर्स्ट अटैम्प्ट में आईआरएस इनकम टैक्स हुआ 2017 बैच और सेकंड अटैम्प्ट में लगातार सेकंड अटैम्प्ट दिया तो 2018 बैच में प्रॉपर आईएएस में। कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि भाई मेरा क्या अनुभव रहा आईएएस की तैयारी के वक्त, तैयारी के बाद जब आईएएस बन गए या ट्रेनिंग के टाइम पे, और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुई। मेरी पहली डिस्ट्रिक्ट मुझे एलोकेट हुई आईएएस बनने के बाद, बस्ती डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर के पास में, और उसके बाद सेकंड डिस्ट्रिक्ट मेरा रहा हाथरस। और हाथरस में हो सकता है आप लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, जान रहे हो किस तरह की सर्विस या किस तरह के काम आप आईएएस होते हुए कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, सामाजिक सेवा कर सकते हैं एज ए सिविल सर्वेंट। तो 2017 में इनकम टैक्स में हुआ। उसके बाद ट्रेनिंग जब चल रही थी तो लगभग मुझे लगता है मई या जून में सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया आईएएस का। और एक मन वाली बात है कि उस वक्त मैं श्योर नहीं था कि मुझे इनकम टैक्स से आईएएस प्रॉपर में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस वक्त एक बड़ा व्यू था जो आज भी आई थिंक उतना ही वैलिड है कि आईआरएस इनकम टैक्स में काफ़ी बैलेंस लाइफ है, काफ़ी बैलेंस लाइफ है जिसमें आप पर्सनल लाइफ भी अपनी इंजॉय कर सकते हैं और जिसमें आप सिविल सर्वेंट तो हैं तो प्रोफेशनल भी आपको रिकॉग्निशन भी है और करने के लिए भी काफ़ी कुछ है। काफ़ी डिस्कशन के बाद फिर फाइनली जब लोगों ने बताया कि एक आईएएस आपको जॉब सब बराबर है, चाहे आप आईएएस हो, चाहे आप आईपीएस हो, चाहे आप आईआरएस इनकम टैक्स हो, आप आईआरटीएस हो, आप कस्टम्स हो, बट हर जॉब का एक अपना डिफरेंट प्रोफाइल है। जैसे आईएएस का एक जर्नलिस्ट जॉब माना जाता है। जर्नलिस्ट जॉब का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज नहीं करते। अब जैसे आप आईपीएस का देख लीजिए, वो पुलिस में स्पेशलाइज्ड है, आईआरएस आईटी इनकम टैक्स में स्पेशलाइज्ड है, कस्टम्स में स्पेशलाइज्ड है, आईआरटीएस वाले रेलवे में स्पेशलाइज्ड है। आईएएस स्पेशलाइज नहीं है, ये मैनेजेरियल टाइप का है जिसमें आप जर्नलिस्ट होते हैं कि आपको सबके बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। आपको सिचुएशन को, सिस्टम्स को, लोगों को डील करना, मैनेज करना, डिसीजन मेकिंग अगर आपकी अच्छी है या आप एंजॉय करते हैं तो आईएएस आपके लिए है। आईएएस पर्टिकुलरली आपको एक और चीज ऑफर करता है जो हो सकता है कि बाकी जॉब्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, ऑफर ना करते हो। इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑलमोस्ट हर सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने की। इट कुड बी हेल्थ, इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी रोड्स, इट कुड बी रेलवेज, इट कुड बी फाइनेंस, इट कुड बी एनीथिंग। कोई भी सेक्टर होगा उसमें आपको एक टाइम पीरियड के बाद आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जैसे मैं आईएएस जब मेरा सिलेक्शन हुआ 2018 में, तो शुरू के 5 या 6 महीने आईएएस एकेडमी जो है लबासना जिसको बोलते हैं मसूरी में, वहां पर ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद आपको भेजा जाता है लगभग 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं और एक्सपेक्टेशन होती है कि जो रोल्स हैं, जैसे आपको शुरू जनरली करवाया जाता है बीडीओ से, आपने नाम सुना होगा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो खंड विकास अधिकारी होते हैं। जैसे हाथरस में 7 विकास खंड है तो 7 विकास खंडों के 7 बीडीओ हो गए। तो बीडीओ से आपको एक्सपोज किया जाता है, उसके बाद आपको एसडीएम बनाया जाता है और जनरली वहां पे ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका ट्रांसफर किसी और जनपद में हो जाता है। और यूपी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा टाइटल प्रथा है कि जो डायरेक्ट आईएएस होगा उसको एसडीएम के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ये यूपी के अलावा और कहीं नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट ये है, काफी लोग पूछते भी हैं एसडीएम क्यों, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम क्यों नहीं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट क्यों, जब बाकी स्टेट्स के अंदर ऐसा होता है। तो यूपी ने एक अपना कल्चर प्रिजर्व किया है। पहले जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, हाथरस को ही देख लीजिए, मतलब काफी बाकी डिस्ट्रिक्टों के मुकाबला शायद इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट ना हो, तो जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते थे वहां पे जो कलेक्टर होता था वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लेवल का ही होता था। मतलब आप जब ट्रेनिंग में आते थे आईएएस बन के तो डायरेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाता था।
और उसके बाद बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के लिए फिर आपको पूरा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। 2 या 3 साल के बाद आप वहाँ के डीएम बनेंगे। हाँ, डीएम का कल्चर है, कई जगह लोग कलेक्टर बोलते हैं, बट कलेक्टर ओरिजिनल अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है इस आईएएस के लिए, जिसको आज भी, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता है वो और कलेक्ट करता था रेवेन्यू उस वक्त, जो कि आजकल हालांकि वो वाला रोल काफी कम हो गया है। अब लॉ एंड ऑर्डर जैसे यूपी में एक मेजर रोल है इसके पास, प्लस उसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक आईएएस ही हेड करता है एज ए कलेक्टर। तो यहाँ भेजा जाता है। शुरू में आप एसडीएम की तरह जॉब करते हैं, जॉइंट मजिस्ट्रेट की तरह जॉब करते हैं। वो लगभग चलता है आपका पहले तो ट्रेनिंग तक, फिर ट्रेनिंग के 1 साल बाद तक। 1 साल बाद के बाद जनरली आप सीडीओ में प्रमोट हो जाते हैं, जिसको चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है। और एसडीएम का तो जॉब प्रोफाइल वाइज अगर हम देखें, कारण मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक प्रैक्टिकल इंसाइट मिल सके कि एज एन आईएएस आपकी जर्नी किस तरीके से चलती है, किस वक्त आपको किस चीज का एक्सपोजर मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और ये सब जानने के बाद, क्योंकि कई बार होता है कि अलग अलग सर्विसेज, मतलब मैं तो अपने बैचमेट्स को भी देखता हूँ, बहुत बार होता है कि सर्विसेज के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती कि कौन सी सर्विस क्या ऑफर करती है या उसमें क्या चैलेंजेस हैं। और कई बार कार्डर्स के बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कार्डर अच्छा है, कौन सा खराब है। तो जब लोग ये सब कुछ भर भरा के एग्जाम लिख के सिलेक्ट होके जब एकेडमी में आते हैं, उसके बाद ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं ना कि यार पहले अगर मुझे कोई ठीक से गाइड कर देता, चीजों को बता देता कि कौन सा जॉब किस तरीके का है, कौन सा कार्डर किस तरीके का है, तो शायद मैं एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाता। तो चूंकि यहाँ से रूबरू होने का मौका मिला है, मुझे लगता है कि जो मेरी समझ डेवलप हुई है पिछले करीब 1.5 साल में या उससे पहले तैयारी के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान, वो मैं आपको ट्रांसफर कर सकूँ उस नॉलेज को। उसके बाद डिसीजन तो सबका अपना अपना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस फर्स्ट चॉइस नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं आईपीएस फर्स्ट चॉइस पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज फर्स्ट चॉइस पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं इनकम टैक्स अपनी फर्स्ट चॉइस पढ़ते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। हो सकता है आपको आईएएस ज्यादा पसंद हो सकता है आपको आईपीएस यूनिफॉर्म ज्यादा पसंद हो सकता है आपको टैक्सेशन ज्यादा पसंद हो, या फिर हो सकता है कि यार बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बगल वाला दोस्त क्या पढ़ रहा है, अच्छा मैं भी पढ़ लेता हूँ। ऐसा ही बहुत बार होता है। ऑप्शन लेने जाते हैं, तू बता तू क्या ले रहा है, सोशियोलॉजी, ठीक है मैं भी ले लेता हूँ। एक महीने बाद देखते हैं यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो इस तरह के डिसीजन भी बहुत सारे। तो सबसे पहले आप एसडीएम बनते हो, फिर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाते हो। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर में आपका जो जॉब होता है वो चेंज हो जाता है। एसडीएम में आपकी मैजिस्ट्रियल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मैजिस्ट्रियल में बेसिकली आपका मेन लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर कंपोनेंट इसका होता है, और लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस आपको रिपोर्ट करती है। उसके अलावा आपका जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर सब्सिडियरी या बैकअप मशीनरी जो है, जैसे आपके लेखपाल हो गए, कानून को हो गए, ये आपको रिपोर्ट करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर कंपोनेंट है एसडीएमशिप में। उसके साथ ही साथ आपका सेकंड जो बड़ा कंपोनेंट है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है जमीन से संबंधी जितने भी काम होते हैं, चाहे वो आपकी खतौनी मेंटेन करनी हो, कौन सा खेत किसके नाम पे है, खेत ट्रांसफर जब होते हैं या जमीन ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, उनका बंटवारा करना हो, उनको नपवाना हो, म्यूटेशन करवाना हो कि अगर किसी की डेथ हो गई तो नेक्स्ट उसका सक्सेसर कौन है, किसका नाम आएगा। तो जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग प्लस जितना भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट है, वो सारा का सारा एसडीएम तहसील स्तर पर एसडीएम के अंडर आता है। और साथ ही आपकी मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं, जैसे आप लोगों ने हो सकता है देखा हो कि जब हाथरस का विवाद बढ़ गया था बीच में, फूलगढ़ी वाला जो था, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए एसडीएम ही लॉ एंड ऑर्डर का तहसील लेवल पे इंचार्ज होता है। एक जनरल परसेप्शन है, यूपी में तो हालांकि वो नहीं है, बट एक जनरल परसेप्शन होता है कि लॉ एंड ऑर्डर है तो सिर्फ पुलिस ही अपना देखे। लेकिन अगर आप सीआरपीसी देखें उठाकर, तो तहसील लेवल पर एसडीएम इंचार्ज होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम लॉ एंड ऑर्डर का ओवरऑल इंचार्ज होता है। सो अल्टीमेटली अगर पुलिस रहेगी साथ में और एक मजिस्ट्रेट रहेगा, तो सीआरपीसी 129 या 130 के हिसाब से जब तक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं देगा पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो आपका एज ए बैकअप होना बहुत जरूरी है। प्लस आपको एक इंटरेस्टिंग टाइप का एक्सपोजर देता है। पुलिस तो पुलिसिंग हमेशा करती ही है, लेकिन एज ए मैजिस्ट्रेट आप पुलिस के ऊपर भी ओवरऑल सुपरविजन करेंगे, साथ ही साथ अपना जो लैंड रिलेटेड जो वर्क है उसको भी करेंगे, साथ ही साथ आपको बहुत सारी और चीजों का एक्सपोजर मिलता है, जैसे नगर पालिका का एक्सपोजर। हालांकि डायरेक्टली आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं होता, बट जैसे मंडी के आप सोचे, मंडी के सभापति आप होते हैं, तो जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी हाथरस के अंदर काम होता है, 3 मंडियां हैं, तीनों मंडी का सभापति एसडीएम सदर है।
तो आपको मंडी का एग्रीकल्चर का एक्सपोजर मिलेगा, आपको रेवेन्यू का एक्सपोजर मिलेगा, आपको मैजिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सपोजर मिलेगा। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन हेल्थ में आप इन्वॉल्व हो, TTF की मीटिंग्स होती हैं, वैक्सीनेशन की मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी SDM उसका ओवरऑल सुपरविजन करता है। जैसे भी कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन है कल से, एंड आई थिंक अब तो शायद फाइनल हो जाएगी, एस्ट्राजेनेका को भी ऑथराइजेशन मिल गया कल, शायद वो कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक की, उसको भी एज ए बैकअप अप्रूव कर दिया और DGCI के पास अभी वो अप्रूवल के लिए गई थी फाइनल। तो वहां पर भी जितना काम होगा वो आप करोगे, प्लस जितनी आपदा रिलेटेड चीजें होती है, आपदा का मतलब कि किसी भी तरह की कैलेमिटी हो सकता है, बाढ़ हो, बारिश हो, या आग लग जाए, या कोई भी बात हो। इनफैक्ट जब कोरोना महामारी का स्टार्ट हुआ था मार्च, आई स्टिल रिमेंबर अराउंड 20th of March, एंड देन आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कि 22nd से पूरा लॉकडाउन होगा, फिर 25th से तो पूरा सब कुछ बंद ही हो गया था। सो ए मेजॉरिटी ऑफ दैट वाज मैनेज्ड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, द SDM। इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्शंस थे उसमें और कोई कमांडर नहीं था, उसमें SDM को इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया था। मतलब SDM की इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ जोड़ता है, प्लस आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ओवरऑल कोऑर्डिनेट करते हुए आप उन फंक्शंस को डिस्चार्ज करें, आप दूसरे डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट करें, सुपरवाइज करें, गाइड करें, मोटिवेट करें, जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से करें। सो मुझे लगता है कि ऐसा एक्सपोजर शायद बहुत ही और कम जॉब्स आपको दे पाए। इसको किसी भी तरीके से इस तरह मत सोचिएगा कि ये जॉब अच्छा है, ये खराब है। मैं तो सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये जॉब आपको क्या ऑफर है, और बाकी जॉब्स का अपनी अपनी ऑफरिंग्स हैं। किसी को यूनिफॉर्म अट्रैक्ट कर सकती है, किसी को टेक्निकल सर्विसेज अट्रैक्ट कर सकती हैं, किसी को रेलवे अट्रैक्ट कर सकती हैं, सबका अपना अपना हिसाब। तो SDMशिप हो गया। SDMशिप के बाद आप बनते हैं CDO। CDO में आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। CDO में आप जनरली मैजिस्ट्रियल रोल से आप हट जाते हैं, आप मेनली डेवलपमेंटल वर्क पे, विकास के कार्यों में लग जाते हैं। जैसे कि जितने भी गांव के विकास कार्य हैं, खासतौर पे अगर कोई नाली बनना है, खड़ंजा बनना है, स्कूल बनना है, रोड्स बनने हैं, पंचायत है, सरपंच है, प्रधान है, ये सारे के सारे CDO के थ्रू, CDO के ऑफिस के थ्रू ही राउट होते हैं। नाम ही जिसका चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है तो ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट देखेगा, जिसके टाइटल में मैजिस्ट्रेट लगा तो मैजिस्ट्रेट का काम देखेगा। तो CDO बन जाते हैं। CDO यूपी में जनरली आप 1-1.5 साल के आसपास रहते हैं। इसके टाइटल अलग अलग हो सकते हैं। यूपी में इसको CDO बोलते हैं, राजस्थान में आई थिंक इसको CEO जिला पंचायत बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में CEO जिला पंचायत बोलते हैं। सो अलग अलग टाइटल्स हैं, बट ओवरऑल फंक्शन या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी सिमिलर टाइप की। CDO बनने के बाद यूपी में अब थोड़ा सा कम हो गया शायद, बट बीच में फिर शासन के साथ आप 1 या 2 साल के लिए अटैच होते थे, ये देखने के लिए कि शासन स्तर से चीजों को ओवरऑल कैसे, पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन कैसे भेजी जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आ गई तो उसका एक शासनादेश आता है, जिसको गवर्नमेंट ऑर्डर बोलते हैं, GO बोलते हैं। वो शासनादेश लखनऊ से आता है, सचिवालय से। वहां लिखा रहता है कि आपको इस चीज में ये चीजें करनी है। कोरोना आ गया तो आपको इनको ठहराना है, बस की व्यवस्था करनी है, खाना देना है, पानी देना है, इनको 1000 रुपए का आपको इनके बैंक में ट्रांसफर करना है। अब जमीन संबंधी कुछ आए तो सारे के सारे जो जितनी भी चीजें ड्राइव होती हैं, चाहे वो रेवेन्यू से हो, पैंडेमिक से हो, डेवलपमेंट से हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सारा का सारा सचिवालय से होता है। तो वहां पे आपको अटैच किया जाता है ये देखने के लिए, प्लस एक्सपीरियंस करने के लिए कि आप, क्योंकि अब बड़े रोल में एंटर करने वाले हैं, तो आप पहले समझ लीजिए कि पॉलिसी लेवल पे या सचिवालय लेवल पे या सेक्रेटेरिएट लेवल पे या CM लेवल पे किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन, मतलब पॉलिसीज बनती हैं, उस पॉलिसीज को या डायरेक्शंस को या डायरेक्टिव्स को नीचे लेवल पे कैसे आप कैस्केड करते हैं। उसके बाद जनरली आपको फिर, आजकल हालांकि ये स्पेशल सेक्रेटरी थोड़ा सा कम हो गया है, अब उसके बजाय एक अच्छी फील्ड एक्सपोजर का कल्चर स्टार्ट हो गया है कि आपको म्युनिसिपल कमिश्नर बना दिया जाता है। सो जब आप SDM होते हैं जनरली आप रूरल पार्ट ज्यादा देखते हैं, इवन CDO में रूरल पार्ट ज्यादा देखते हैं। उसके बाद आपको एक्सपोजर किया जाता है अर्बन लोकल बॉडीज का, ULB जिसको बोलते हैं, जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद हो सकता है, या कमिश्नरेट वहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर हो सकता है मतलब में जैसे है, और नगर पंचायत और इन सब चीजों। ठीक है, तो उसमें आपको एक एक्सपोजर मिलता है कि सिटीज को कैसे गवर्न करना है। गांव को गवर्न करना तो आप सीख गए, बट सिटीज को कैसे गवर्न करना है, क्योंकि जब आप DM बन जाएंगे तो सबके इंचार्ज फिर आप होंगे। तो आपको मैजिस्ट्रेसी भी आनी चाहिए, आपको लैंड रेवेन्यू भी आना चाहिए, आपको एजुकेशन, हेल्थ, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, ये डिपार्टमेंट्स भी आने चाहिए। साथ ही साथ
आपको रूरल डेवलपमेंट के साथ आपको अर्बन डेवलपमेंट भी आना चाहिए, तभी आप ओवरऑल चीजों को कोऑर्डिनेट करते हुए एज ए नोडल पॉइंट, एज ए पिवट, आप वहां इफेक्टिवली अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिलीवर कर सकते हैं। तो उसके बाद जब 1-1.5 साल वो रह जाते हैं, उसके बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाया जाता है, जिसको कलेक्टर भी बोलते हैं। हमारे यहाँ यूपी में डीएम का ज्यादा फैशन है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा एक चैलेंजिंग रहता है यूपी में बाकी स्टेट्स के मुकाबले। सो आई थिंक डीएम इज मोर प्रोमिनेंट हियर रादर देन बीइंग कॉल्ड कलेक्टर। जैसे अगर राजस्थान आप जाएंगे तो सब लोग कलेक्टर बोलते हैं, वो डीएम या डीसी बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बट यूपी में डीएम है। बट ओवरऑल दोनों की पावर सेम है, अथॉरिटी सेम है, सारी पावर सीआरपी से ड्रिवन होती है जब मैजिस्ट्रेसी की बात आती है। और डेवलपमेंटल वर्क या विकास के जो काम है वो तो वहां भी वही करने हैं, यूपी में वही करने। ये हो जाता है। उसके बाद जनरली शुरू के 16 साल आप फील्ड में एक्सपेक्टेड हैं कि 16 साल जब आपने सर्विस ज्वाइन की तो 16 साल आप फील्ड जॉब्स में रहेंगे, सीडीओ रहेंगे, डीएम रहेंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर रहेंगे। और जब आपका 15-16 साल का टेन्योर खत्म हो जाता है फिर आपको पॉलिसी मेकिंग में ले लिया जाता है। और उसका पर्पज ये है कि आपने इनफ एक्सपोजर अब गेन कर लिया है, तो अब आके आप बड़ी जो चीजें हैं उसमें आप कंट्रीब्यूट करिए, प्लस जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आप फील्ड जॉब में जाने दीजिए। प्लस एक एज भी हो जाती है भी, आप 30 या मे बी 40s तक आपको मजा आएगा फील्ड जॉब में। उसके बाद आप भी सोचेंगे कि आप कितना भाग लिए, लॉ एंड ऑर्डर में भाग लिए, यहाँ भाग लिए, रात में भाग लिए, दिन में भाग लिए। तो एक मुझे लगता है बहुत बैलेंस सिस्टम बना हुआ है कि आप शुरू के 15-16 साल सफिशिएंट, इट्स क्वाइट अ लेंथ ऑफ टाइम, so you spend quality time understanding and also getting yourself exposure to what the field job is like, and once you're done with it then they basically take you up at the policy making levels। और उसके बाद फिर आपको अलग अलग चीजों का तो कहीं एमडी बना दिया जाता है, या फिर जैसे आपको सेक्रेटरी बना दिया किसी डिपार्टमेंट का, और जैसे जैसे आप वहाँ प्रोग्रेस करते जाएंगे फिर आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया जाता है, एसीएस बना दिया जाता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एंड जो अल्टीमेट होता है स्टेट में वो चीफ सेक्रेटरी होता है। और बीच में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो स्टेट का हायरार्की हो गया या सिस्टम हो गया, किस तरीके से होता है स्टेट का जो हायरार्की है, उससे अगर आप मान लीजिए 9 साल के बाद या 8 साल के बाद, 8 या 9 साल का उसमें थ्रेशोल्ड है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार अब स्टेट में काफी हो गया, मुझे तो भारत सरकार के साथ जाके इंडिया में क्या चल रहा है उसका ओवरऑल एक्सपोजर एट एनी स्टेट। सो 8 या 9 साल के बाद आप डेपुटेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भारत सरकार के साथ जाके किसी विभाग में आप वहां जाके अपना योगदान दे सकते हैं, एक्सपोजर ले सकते हैं, सीख सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद भी आप बीच में जाना चाहें, बहुत से लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल भारत सरकार में काफी सीनियर होता है, मेरे ख्याल में जहां तक मेरी समझ है 20 या 25 साल जब आईएएस मतलब आप स्पेंड कर चुके होते हैं तब आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिया जाता है। स्टेट्स में वो जो टाइटल्स होते हैं जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो टाइटल्स स्लो मिलते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया से हर कोई आना चाहता है। अब यूपी आपने काफी देख लिया, 5-6 डिस्ट्रिक्ट आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मोटा मोटा इस स्टेट में चीजें इस तरीके से चल रही है। फिर एक क्यूरियोसिटी भी होती है, एक नए चैलेंज की जिज्ञासा भी होती है कि यार बाकी स्टेट्स में कैसे चल रहा है, भारत सरकार ओवरऑल कोऑर्डिनेट कैसे करती है इतने बड़े देश में। तो बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए ऑप्ट करते हैं, खासतौर से यूपी कार्डर के आईएएस को काफी ज्यादा करते हैं। और यूपी कार्डर पूरे इंडिया में सबसे बड़ा कार्डर है, क्योंकि स्टेट सबसे बड़ा है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पॉपुलेशन बहुत है। तो सबसे सिस्टमैटिक प्लस सबसे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स में से माना जाता है यूपी को, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे ब्यूरोक्रेटिक हो और बाकी तमाम पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से, क्योंकि 20% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन यूपी। सो यूपी में जो होता है उसका पूरे देश पे काफी प्रभाव पड़ता है। अगर आप कोरोना का देख ले तो जहां तक मेरा स्टैटिस्टिक्स है, करीब 36 से 40 लाख जो प्रवासी मजदूर थे वो वापस सिर्फ यूपी में आए। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना, हो सकता है राजस्थान में 5 लाख आए हो, 7 लाख आए हो, एमपी में भी 4-5 लाख आए हो, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यूपी का अगर आपको एक्सपोजर मिल जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको बड़ा वैल्यू करती है, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का तो हमेशा एक चैलेंज अपने आप में मेजर चैलेंज है। तो अगर आपने यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देख लिया, पीपल मैनेजमेंट देख लिया, एग्रीकल्चर की कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे आपने देखी, या एजुकेशन और हेल्थ के आपने चैलेंजेस देख लिए, तो मोस्ट लाइकली आप मतलब बिकॉज यू गेन इनफ एक्सपोजर, तो वहां पे जाके यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स हायर डिग्रीज ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इस तरीके से दिस इज हाउ द हायरार्की रन्स, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वंस आई एम डन विद माय स्पीच, तो अगर आपके क्वेश्चंस है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक दोस क्वेश्चंस। सो ये तो एक ओवरऑल जॉब का जिसे बोलते हैं आइडिया हो गया। प्लस इस जॉब में आपको ऑप्शन मिलता है, शुरू में तो आपकी डीएमशिप तक तो ऑलमोस्ट आपका करियर बहुत ही डिफाइंड है, लेकिन आप जैसे मान लीजिए एक बार पॉलिसी मेकिंग में चले गए, आपने 1 साल काम किया एजुकेशन में, फिर आपको लगता है यार एजुकेशन नहीं, मुझे हेल्थ का भी एक्सपोजर चाहिए,
तो आप हेल्थ में शिफ्ट कर सकते हो। आपको लगता है मुझे फाइनेंस का एक्सपोजर चाहिए बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच ईदर आई वांट टू लर्न और दैट इज समथिंग व्हिच एक्साइट्स मी मोर, तो आप फाइनेंस में जा सकते हो। आपको लगता है मुझे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, शिपिंग में इंटरेस्ट है, तो आप वहाँ स्विच कर सकते हो। सो मल्टीट्यूड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, एंड ऑब्वियसली मतलब आपका स्किल सेट उससे मैच करना चाहिए, उस टाइम वैकेंसी में होनी चाहिए। बट ओवरऑल ये जॉब आपको अलाउ करता है कि आप ऑलमोस्ट हर सेक्टर, लाइक अंग्रेजी में बोलते हैं एवरीथिंग अंडर द सन, आप हर चीज में जा सकते हो। आप होम मिनिस्ट्री में भी जा सकते हो, आप डिफेंस मिनिस्ट्री में आप जा सकते हो। सो बहुत ऑप्शन है। काफी बार ऐसा हो जाता है कि एक सर्विस में मान लीजिए आपने एंटर कर लिया, कुछ साल आपने काम किया, मतलब उसको अगेन इस तरीके से मत सोचिए कि ये सर्विस अच्छी है, ये खराब है, ये कम अच्छी है, सारी बराबर है, जिसका जैसे कैलिबर हो, जिसका जैसे एप्टीट्यूड हो, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो। बट कई बार होता है, मतलब ये तो मैं खुद भी देखता हूँ, एक चीज को अगर आप 5 साल पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे अब काफी हो गया इसका, मुझे थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, मतलब एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो बाकी जॉब्स हो सकता है कि उस चीज में थोड़ा सा लिमिटेड है। Now having said that, क्रॉस सर्विसेज अपॉइंटमेंट्स काफी होते हैं, और इनफैक्ट अब तो और ज्यादा होते हैं, जिसमें पुलिस सर्विसेज हों, चाहे रेलवे सर्विसेज हों, या फिर इनकम टैक्स हो या कस्टम्स हो, वहां से काफी सारे सीनियर ऑफिसर्स डेपुटेशन पे उन पोजीशंस में आते हैं, जैसे हेल्थ में आ सकते हैं, वो स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक बार फील्ड टेन्योर हो गया तो सब सर्विसेज को बराबर माना जाता है। आप वो भी उसी डेपुटेशन के लिए एलिजिबल हैं जिसके लिए एज एन IAS और IPS आप एलिजिबल। सो वो डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर ओपन है। IAS में बस थोड़ा सा इतना होता है कि आपके जो शुरू के 16 साल हैं या 15 साल हैं, 10 साल हैं, 9 साल हैं, जो भी हैं, उस सब में उन चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खुद गेन कर चुके होते हैं, है ना। तो गेन करने से क्या होता है, कई बार चीजें नॉट ऑलवेज, मतलब तो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड है कि आप कितना एफर्ट पुट कर रहे हो, बट कई बार चीजें थोड़ा सा आसान हो जाता है जाके करना। अब मैंने जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देख लिया, या मैंने लैंडर में देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया, हेल्थ और एजुकेशन में मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, तो जब ऑब्वियसली बात उस जगह पे जाऊंगा तो हो सकता है मेरे लिए थोड़ा सा चीजें आसान हो। वहीं अगर मैं एक स्पेशलाइज सर्विस से जाऊं तो क्योंकि मैंने अपने एरिया का तो बहुत जबरदस्त तरीके से स्पेशलाइजेशन करना है, लेकिन हो सकता है एजुकेशन के बारे में मुझे टाइम लग जाए कैचअप करने, हेल्थ में मुझे टाइम लग जाए कैचअप करने, ठीक है। तो ओवरऑल ये तो IAS है ना, क्योंकि जनरली बहुत बार होता है, इनफैक्ट जब मैं भी अप्लाई कर रहा था, मेरी तो थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि इतने साल जॉब करने के बाद सब छोड़ के वापस आए और IAS दिया। बट बहुत बार एक्चुअली पूरा जो स्कोप ऑफ वर्क जिसे मैं बोलूँगा सर्विसेज का, वो बहुत बार पता नहीं होता उनको। एक या दो पोजीशन दिखती है, IAS क्या करता है, कलेक्टर बनता है, उससे पहले क्या उसके बाद क्या किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि जो जनरल पब्लिक का इंटरेक्शन होता है वो सिर्फ DM से ही, DM तक उनको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है, DM है। तो DM तो आप 5 साल में बन जाओगे, 4 साल में बन जाओगे, और अगले 5-6 साल तक बने रहोगे, लेकिन उसके बाद भी तो आपकी 25-30 साल की सर्विस बचती है, उसमें आप क्या करोगे। और काफी लोग होता है कि DM बनने के बाद फिर सोचते हैं कि यार अब तो फील्ड ऑपरेशनल जो पोस्टिंग्स थी उससे मैं पॉलिसी मेकिंग में आ गया, बट फील्ड में मुझे ज्यादा मजा आता था, पॉलिसी मेकिंग में शायद मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें पहले से क्लियर हो तो यू विल बी एट पीस, आपके मन में पहले से पता होगा यार ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, ये होना है ना। जैसे अंग्रेजी में एक चीज बोलते हैं कि यू विल बी वॉकिंग इनटू इट विद एन ओपन आइज। आपको पता होगा कि मैं SDM बनूंगा, फिर ये बनूंगा, फिर ये बनूंगा, फिर पॉलिसी मेकिंग में मुझे एक ना एक दिन जाना है। या अगर आप फील्ड से परेशान है तो आपको लगेगा बस कुछ साल और अब फिर पॉलिसी मेकिंग में चला। इट कैन वर्क ईदर वेज, दोनों तरफ जैसा भी आपका है। अब जैसे काफी लोग बोलते थे, जैसे हाथरस का इतना बड़ा जब प्रकरण हुआ तो काफी प्रेशर रहता ही है ऐसी सिचुएशंस में। तो काफी लोग बोलते थे यार तुझे नहीं लगता कि छोड़ के प्राइवेट जॉब नहीं आना चाहिए था। मैं क्या, मुझे पहले पता था कि जॉब इस टाइप का है, और मुझे पता था मैजिस्ट्रेसी यही है, और मुझे ये भी पता था कि मेरे कार्डर मैजिस्ट्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग है। तो फ्रस्ट्रेशन कैसा, क्योंकि पहली चीजें पता थी तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। सुबह अपना जाना, दिन भर जो भी सिचुएशन बनती थी उसको रिस्पॉन्ड करना, और जो भी घंटे 2 घंटे आप सो सकते हो सो के फिर वापस अगले दिन स्कूल चला। अगर ये चीजें मुझे पहले पता नहीं होती, मैं इसमें घुस जाता, फिर मुझे शायद लगता अरे ये तो मैंने कहाँ आ गया, ये क्या हो गया भगवान। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन ना है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको 30 मिनट का मैं ज्ञान दे दिया जाए, ताकि बाद में ये रहे कि इतनी देर इंतजार करवाया बाबा पूरा ज्ञान लेके नहीं। थोड़ा सा आपको एग्जैक्टली बता दूं, क्योंकि मैं तो खुद बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ठीक है,
मुझे नहीं पता थी, इसलिए जब इनकम टैक्स में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ और सेकंड अटेम्प्ट में जब आईएएस हुआ तो आई वाज नॉट वेरी श्योर, मैंने यार क्यों स्विच करना, सारी तो सर्विसेज ही हैं। लेकिन आने के बाद मुझे समझ में आया कि क्यों लोग स्विच करते हैं या नहीं करते। ठीक है, सो अपने अपना डिसीजन लेना है। तो ये तो सर्विसेज का रहा। एंड सेकंड चीज जैसे प्रिपरेशन का एक, आई थिंक आप लोगों के मन में तो जो मेन सवाल होगा वो तो ये होगा, ये सब तो बात की बात है, पहले ये बता बनना कैसे है। मैं तो बिल्कुल फ्रैंकली कई बार कह भी चुका हूँ कि जिसका इसमें हो जाता है सिलेक्शन या जो बन जाता है आईएएस आईपीएस जो भी सर्विस आपको मिल जाए, सिविल सर्वेंट, एक मैं जनरल टर्म यूज करूंगा, उसको भी नहीं पता होता वो कैसे बने। और जो नहीं बन पाया किसी कारण से, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई कमी थी या वो कम टैलेंटेड था या उसने कम मेहनत करी। ये काफी हद तक चांस का एग्जाम है। ये एग्जाम अगर आप इसके पेपर्स देखें, अगर आप एक्सप्लोर करने जब शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे काफी जनरलिस्ट टाइप का एग्जाम है। जो अखबार में डेली न्यूज आती है, चाहे वो हेल्थ हो, इकोनॉमी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, पॉलिसी मेकिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हों, पॉलिटिक्स हो, उन सब से रिलेटेड ही ये पेपर बनता है। तो इसमें अब आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो जो टेक्निकल एलिमेंट रहा है वो बहुत ही छोटा है। पहले क्या होता था, पहले इसमें आपको दो ऑप्शन चूज करने पड़ते थे, शायद 690। तो काफी लोग होते थे जिनका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी से इसको क्रैक कर लेते थे। 2013 में आई थिंक बीपी अग्रवाल सर थे, आईटी दिल्ली के प्रोफेसर, टू माय अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब 2013 के बाद जो चीज है वो एप्टीट्यूड बेस्ड है। एप्टीट्यूड बेस्ड है, एनालिटिकल बेस्ड है, कि मतलब आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत टेस्ट नहीं करेंगे, बट वो देखेंगे अगर एक सिचुएशन है, उस पूरी सिचुएशन में आपने क्या वो काबिलियत है कि उस पूरी सिचुएशन को आप समझते हो। तो इंग्लिश में एक वर्ड है उसके लिए, बिगर पिक्चर। क्या इसको ये तो पता है कि ए ये है, लेकिन ए के आगे पीछे ऊपर नीचे और क्या क्या है, क्या ये पूरी चीज को देख पाता है? बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं। तो एक तो उसका टेस्ट है। एक एनालिटिकल माइंडसेट है कि एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर पाता है, नहीं कर पाता। मान लीजिए पॉलिसी आई, मान लीजिए रोड की पॉलिसी आई, तो आप रोड से रिलेटेड देखेंगे कि इस पे इजी हो जाएगा फलाना ढिमका, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजों को कैसे इंपैक्ट करेगा, क्या वो चीज भी आप एनविसाज कर पाते हैं, नहीं कर पाते। बिकॉज एज ए पॉलिसी मेकर आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब आप कोई भी चीज करें फील्ड में या पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट उस पर्टिकुलर सेक्टर पे तो है ही है, उसके अलावा जो कनेक्टेड सेक्टर्स हैं, आपने रोड बनाया तो एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे क्या फर्क पड़ेगा, लोगों की लाइफस्टाइल पे क्या फर्क पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। और भी इक्वेशन हो सकती है लोकलाइज, उन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप टोटल चीज को समझ पाते हो। तो 2013 के बाद इस तरह का सिस्टम हो गया, और इसको आप अगेन इसको गलत आप मत समझिए, बट ये स्टैटिस्टिक्स है जो कि सबको पता है कि 2013 के बाद अगर आप सिलेक्शन देखें लोगों की, तो 70% सिलेक्शन जनरली इंजीनियर्स के। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, पहले तो अपना वो 2+2 4 पढ़ के आएंगे, उसके बाद जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो बोलेंगे यार इससे तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, आर्ट्स का ही कोई सब्जेक्ट उठाए, है ना। हिस्ट्री उठा लिया किसी ने, जैसे मैंने एंथ्रोपोलॉजी उठाया, एंथ्रोपोलॉजी ले लिया किसी ने, सोशियोलॉजी ले लिया किसी ने, फिलॉसफी ले लिया, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो उसी सब्जेक्ट में ओवर परफॉर्म करेंगे। और ये 2013 के बाद जो सिस्टम चेंज हुआ है, ये एक्चुअली अलाउ करता है, आपका हो सकता है टेक्निकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग ना हो, बट अगर आपका एनालिटिकल माइंडसेट है तो आप बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। मतलब मैं तो बता रहा हूँ आपको, कम से कम 9-10 साल जॉब करके आया, तो 10 साल तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। बिल्कुल, अब नौकरी करने के बाद कौन पढ़ता है, कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान ने कैरेक्टर बनाना भी लिखा है। लेकिन जब आए और चीजें देखी तो हमेशा लगता था, जैसे मैं आया, मेरा छोटा भाई आईटी दिल्ली से ग्रेजुएट है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो साथ में करते हैं। इनफैक्ट उसकी वजह से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, मेरा इतना कोई मन था नहीं। तो शुरू में जैसे बहुत सारे लोग हैं, शुरू में आए तो यही ज्ञान मिला दिल्ली का कि पहले तो एक कमरा लेना पड़ता है दिल्ली में, तो लिया। फिर बोलते हैं कि अब आपको कोचिंग करनी पड़ती है, तो की ज्वाइन। उसके बाद फिर बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपको यही समझने में लग जाता है कि सिलेबस क्या है। उसके बाद आप फिर सेकंड अटेम्प्ट में शायद आपका प्री हो जाए, फिर थर्ड अटेम्प्ट में शायद आप मेंस तक पहुंच जाओ। यार तो तुम लोग पंचवर्षीय हो जाओ।
इतना तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, टोटली तो अटेम्प्ट है एज की वजह से। मैं बोला फिर बहुत मुश्किल है। चलो दूसरी चीज है कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए। एक तो लोगों की कतई मत सुनिए कि साहब इसका तो होता नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप नहीं तो कम से कम टॉप 20 में बहुत सारे लोग आते हैं, टॉप 50 में तो डेफिनेटली आते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, क्योंकि पड़ोसी, क्योंकि शर्मा जी के बच्चे को 5 अटेम्प्ट लगे, वर्मा जी को भी 5 लगे, लेकिन क्योंकि वर्मा जी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर गया, शर्मा जी का भी कर जाए वो भी कोई जरूरी नहीं। सबका अपना अपना हिसाब हो सकता है। आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, आपका लक, उस साल का पैटर्न, क्वेश्चन किस साल आपका क्लिक कर जाए कोई पता नहीं, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज तो आपका प्री हो गया है ना, जनरली जून में होता है, आजकल मई जून में हो गया, हमारे टाइम तो लेट होता था। उसके बाद आपका, तो पहले तो आपके सितारे प्री में अलाइन होने चाहिए। फिर अगर आपने प्री क्लियर कर लिया, और बहुत सारे प्री में मैंने देखा, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ आपको, तो आप प्री दे के आते हो, प्री बड़ा डाइसी है यूपीएससी का। डाइसी इन द सेंस कि जो मेंस होता है उसमें तो आपको क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, तो आपको हमेशा लगता है कुछ ना कुछ तो मैं लिख ही दूंगा, है ना, पेज तो भर ही दूंगा। पेज भरने के बाद लिखता है, बाहर आके पूछते हैं लोग कैसा रहा एग्जाम, भाई बहुत अच्छा, पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें क्या लिख के आया वो आपको भी याद नहीं रहता, वो इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे या 2.5 घंटे या 2 घंटे डिपेंडिंग ऑन द पेपर। आपको सिर्फ 5.5 मिनट मिलते हैं 150 से 200 वर्ड्स लिखने के लिए। और मैं आपको बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जब आप पेपर दे रहे होते हो मेंस का, तो आपकी ऐसी हालत हो जाती है, अगर आपने एग्जाम हॉल में सर भी ऊपर उठा के एक बार हाथ झड़कने के लिए यूं भी कर दिया ना, आप रेस से बाहर हो, क्योंकि आप पेपर नहीं पढ़ रहे। इसलिए यूपीएससी मेंस में बड़ा रिलैक्स रहती है कि जिसको जो भी तरीका अपनाना है, मतलब सही तरीके के अलावा वो अपनाओ, क्योंकि तुम पेपर वैसे ही तुम्हारा पूरा नहीं होगा, तुम वैसे ही गेम से बाहर कि मैं जरा चिट बना लूं, मैं पर्ची खोल लूं, तो फोन कर लूं। वो उसका सिलेबस, उसका पैटर्न इस तरीके का है कि इन चीजों के लिए उसमें गुंजाइश ही नहीं। और ये हालत हो जाती है, हाथ में से लिटरली खून निकल गया था। आप इतना लिखते हो ना, वो 3 दिन इसका रहता है, 3 या 5 मान लो अगर आप ऑप्शन मिला हो तो लगातार एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो आप एकदम ऐसा मेंटल ब्लॉकेट हो जाता है। प्लस हाथ में यहाँ मतलब हम सबके, मैं तो देख रहा दोस्तों के सबके ब्लड निकल रहा है, लगे हुए हैं, पेपर ही पूरा नहीं हो रहा है। 20 में से किसी के 16 क्वेश्चन हुए, किसी के 18 हुए, बहुत कम थे जिनके पूरे 20 में से 20 हुए। तो उस टाइप का एग्जाम है। तो सबसे पहले देखिए मेंटली जब आप इस मैदानी जंग में कूद ही गए हो, तो ज्यादा किसी से ज्ञान नहीं सुनना कि भाई इसमें तो बड़ा मुश्किल है। जैसे गांव में कहावत नहीं है, इतना पढ़ रहा है या पढ़ ले, बड़ा हुआ कलेक्टर बनेगा क्या, मतलब उसको एक बेंचमार्क बना दिया। मैं कह रहा हूँ कलेक्टर बनना इतना मुश्किल नहीं है। जिनका नहीं हो रहा बहुत डिसअपॉइंट नहीं होना उनसे, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो इसको बहुत आसान भी नहीं समझ, बट अपने कंसिस्टेंट पेस से आप इसमें लगे रहना। ये गेम है परसिवियरेंस का। परसिवियरेंस का मतलब है कि इसमें आपको लगे रहना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में, पता नहीं कौन सा अटेम्प्ट आपने किस्मत में किया। इसका मतलब इसको उल्टे तरीके से नहीं सोच रहे हैं कि 5 अटेम्प्ट तो लगने ही है, पहले एक अटेम्प्ट में चाय पीता हूँ और थोड़ा माहौल बनाता हूँ, घर वाले मोटे बेटा क्या कर रहा है, तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है तैयारी कर रहे हैं। बेटे को जाके आप दिल्ली में जाएंगे, दिन भर चाय की थड़ी बैठा रहता है और गप्पे मारता है, ये तैयारी। 90% जनता का वहाँ यही हाल, सर्किल बनाने अपना लंबा चौड़ा। प्लस दूसरा, इस एग्जाम को ऐसे अप्रोच करना है कि सिर्फ एक एग्जाम मुझे पास करना है, मुझे फालतू ज्ञान नहीं बटोरना है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में पीएचडी नहीं करनी है, मुझे इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स क्या चलती थी, लोग उनको पढ़ने लग जाते हैं। भाई साहब आपको सिंपल सा है, वो 5.5 मिनट में 150 शब्द बटोरने हैं उस टॉपिक पे, और वो 150 शब्द ऐसे पावरफुल हों कि जो एग्जामिनर वो चेक करे तो उसको मजा आए, उसको लगे इसमें कुछ डिफरेंट लिखा है। आपका जब आप मीन्स आंसर राइटिंग में बात बताऊँ आपको, आपका जैसे आंसर लिखोगे तो उसमें आपका स्टार्टिंग अच्छा है ना। जैसे कोई जनरल टॉपिक आते हैं, मान ली एग्रीकल्चर फार्म बिल्स पे आ गया, जो अभी कृषि कानून चल रहे हैं, तो मोटा मोटा सबको पता होगा। लेकिन आप सोचिए कि लिखेंगे सारा का सारा, भाई मैं ऐसा क्या लिखूं कि भाई मेरी कॉपी 10 नंबर का होता है वो, तो 10 में से मुझे 7 मिले, 50% का आईएएस बन जाते हैं। इस बार तो खैर हालांकि कट ऑफ ज्यादा गई क्योंकि यूपीएससी ने थोड़ा नॉर्मलाइजेशन करके उसको कर दिया, वरना जैसे मेरे बैच में 49-50% पे
प्रॉपर आईएएस मिल जाता है। तो इसका मतलब कि अगर ऑन एन एवरेज आप देखो तो 10 में से आपके एवरेज 5 ही मार्क है। उस 5 को अगर आप 6 कर ले गए तो बस वही किया है सर। तो इसको ये देखना है कि मेरा स्टार्टिंग अच्छा हो, मतलब जो उसने क्वेश्चन पूछा, पहली बात तो बहुत सारे मिस्टेक्स ऐसे होते हैं, क्वेश्चन को पूरा समझ नहीं पाते। मान लीजिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते क्वेश्चन का, उसमें 1-2 शब्द बस वो पकड़ लेते हैं। एग्रीकल्चर दिख गया, रिफॉर्म दिख गया, तो वो एग्रीकल्चर, उसने कुछ भी पूछा हो, मैं अब तुझे सारा एग्रीकल्चर पढ़ा, पूरा एग्रीकल्चर उड़ेल दोगे, तो ये बड़ा ट्रैप है। दूसरा परसिवरेंस का मामला है कि इसमें आपको जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सर कितने घंटे पढ़ना होता है, सर कैसे पढ़ते थे, इसका कोई जवाब नहीं। किसी का हो सकता है कि 10 घंटे पढ़ के उतनी एफिशिएंसी हो जो मेरी 18 घंटे पढ़ के ना, तो कैसे सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, जब तुम्हारा मन करे तब पढ़ो, जब मन करे तब सो। किसी को हो सकता है सुबह अच्छा लगे पढ़ने में, किसी को हो सकता है शाम को अच्छा लगे, किसी को हो सकता है दोपहर को अच्छा लगे। तो मेरा तो पैटर्न था कि लेट तक पढ़ता था 2-3 बजे तक, और फिर मैं 11-12 बजे आराम से उठता था, और फिर आराम से फिर मेरी आदत थी कि जैसे ही उठूंगा तुरंत पढ़ने में बैठूंगा, बाकी सब बाद में, नाश्ता वास्ता भी नहीं, 2-3 घंटे सिर्फ पढ़ने में फ्रेश माइंड होता है। लेकिन वो कोई कैप्सूल नहीं है कि आपने कैप्सूल दिया और बेटा 2 दिन बाद बीमारी ठीक हो जाएगी, वो सबका अपना स्टाइल है। और जैसे स्टेज पे आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, आप सबका स्टाइल तब तक डेवलप हो चुका होगा। अब आप पहली क्लास के बच्चे तो हो नहीं कि हाथ पकड़ के ए ऐसे बनाया जाता है, बी ऐसे बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अपने स्टाइल को बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता लगे आप स्टाइल एडजस्ट करने में ना इधर आप कर पाए जो आपने 20-22 साल में या 20-19 साल में जो भी आपकी एज है उसमें आपने डेवलप किया, और साथ ही साथ अगले 2-3 साल आपको सिर्फ स्टाइल एडजस्ट करने में लगे, तब तक अटेम्प्ट निकल गए। तो जो आपने स्टाइल किया उसको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसको आप फाइन ट्यून करिए कि यार किस तरीके से इफेक्टिवली मैं अपना टाइम यूटिलाइज करूँ। प्लस एक बड़ा मूल मंत्र है इसका, इसमें भी बहुत लोग फिसलते हैं कि जब आप पढ़ने शुरू करेंगे तो आपको इतने सारे लोग इतने सारे तरीके से इतने सारे सोर्सेज रेफर करेंगे। इकोनॉमी की आपको 10 किताबें पता चल गई, जैसे बाजीराम के नोट्स अच्छे हैं, मृणाल के वीडियोस अच्छे हैं, रमेश सिंह बहुत बढ़िया है, अरे श्री राम के तो तुमने लिए ही नहीं, ये देखो मार्केट में नई किताब आ रही है, तो तुम्हें बहुत अच्छा, एक के बाद एक लाते जाओगे, पापा से मम्मी से पैसे ले लेके, और वो इकट्ठा करते जाओगे। वो नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे टॉपर्स बोलेंगे, मैं तो टॉपर नहीं हूँ, मेरे तो 102 रैंक की सेकंड रैंक है, लेकिन आप टॉपर से भी पूछ लीजिए जिनके जीएस वगैरह में अच्छे मार्क्स हैं। ये बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी आपके माइंड में होनी चाहिए कि एक किताब को मैं 10 बार पढ़ूंगा, 10 किताबों को एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि होता ही है कि अगर आप बहुत ज्यादा सोर्सेज आप रेफर करेंगे तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, एक कोहेसिवनेस आपके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड डेवलप नहीं होगा। तो जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं 5.5 मिनट में आपको उड़ेलना है 150 शब्द, तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हो कि यार क्या था, कौन सी बुक में था। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। वरना ये होता है कि जब आप एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं तो इनफैक्ट पेज आपके माइंड में छप जाते हैं कि यार इस पेज की इस तरफ था, जैसे ही आपने टॉपिक देखा फट से वो डायग्राम आपके दिमाग में आ गया, फट से वो आंसर आपके दिमाग में आ गया। सो इम्प्रॉम्प्टू होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना चाहिए, एक मैक्सिमम 2 सोर्स आप उठाइए और उन्हीं को आप 8-10 बार रिवाइज करिए। रिवाइज करने के साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ा गेम है आंसर राइटिंग का। कि आपने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान से मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मिलेगा आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके। तो इसीलिए जब आपने एक रीजनेबल लेवल पे आपको लगता है कि मैंने प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद आपको मेंस के लिए खासतौर से आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज लगवा ही लेनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सब्जेक्ट में आपने इतनी महारत हासिल कर ली हो कि आप एकदम प्रज्ञान पंडित बन गए, लेकिन जब वो क्वेश्चन आता है 5.5 मिनट आपको मिलते हैं तो आप सोचते हैं मुझे तो आता है इतना है, मैं क्या क्या लिखूं। इसीलिए ये आपके प्रज्ञान पंडित बनने का टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके पेपर पास करने के हिसाब से कि मुझे उतनी ही महारत हासिल करनी है जिससे मेरा पेपर निकल जाए और मैं आईएएस बन जाऊं। एक बार बनने के बाद फिर मुझे जिसमें इंटरेस्ट होगा मैं अपना पढ़ता रहूंगा, सीखता रहूंगा। तो उसके लिए क्या होता है कि एक आंसर राइटिंग एक आर्ट है इन्हें, और एक ऐसी आर्ट है जिसको ऐसा नहीं कि आप टाइम के साथ डेवलप ना कर पाए, आप बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए एक और ट्रैक है टेस्ट सीरीज का। जनरली क्या होता है, ये पेपर ऐसा है जिसमें आप चाहे 5वां अटेम्प्ट दे लें, आप 10वां अटेम्प्ट दे लें, आपको तब भी ये लगेगा यार मैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं हूं उसके लिए।
ये तो छूट ही गया, ये तो भूल ही गया, इस साल नहीं अगले साल देता हूँ फिर से ढंग से। जैसे ऐसा होता है ना 8th पास कर लेते हो, फिर अरे भगवान इस बार बचा ले, 9th में देखना शुरू से पढ़ो फिर वो 9th में निकल जाती है, 9th के एग्जाम आते हैं, फिर बोलते हैं भगवान इससे साल और बचा ले, अगले साल बोर्ड है, अगले साल में पक्का शुरू से पढ़ो। तो वो एक ह्यूमन नेचर है, अनलेस आप बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू टाइप का, मैं तो नहीं, एक ह्यूमन नेचर है। अच्छा हाँ, दूसरा पढ़ाकू का शब्द आया, अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी होगी, इसमें टॉपर्स नहीं है वही निकलते हैं, ये बिल्कुल एवरेज लोगों का पेपर है, ये हमारे जैसे एवरेज एंड बिलो एवरेज लोगों के लिए पेपर है। तो इसलिए आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि आपका पहले एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, कि यार मेरे तो 70% ही थे, मेरे तो 80% ही थे, वो 99.99 के आजकल तो 100% आने लगे, मेरे तो समझ से बाहर है। कोई ऐसा मतलब सुपर कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं गलती कर देता हुआ, लेकिन 100 में से 100, लैंग्वेज में भी 100, चलो नहीं लेटेस्ट फैशन 100 का है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यार मेरा पड़ोसी तो शुरू से टॉपर रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, इसकी तो हमेशा मुझसे 20% ज़्यादा आ रही थी, मेरी हमेशा 20% कम आ रही थी, कहते हैं उस चीज़ का एग्जाम। अच्छे अच्छे धुरंधर इसको कभी पास नहीं कर पाते, और हमारे जैसे एवरेज लोग इसको पहले टर्न में ही फोड़ देते। तो उस बारे में बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर मैं तो पढ़ाई में ऐसा ही रहा या रही, मैं तुम भूल जाओ पहले क्या था, ये तुम ये भी भूल जाओ कि अगल बगल के बच्चे कितने बड़े 30 मार्क आए तुम्हारे साथ। तुम ये सोचो मुझे करना है और बस, उसके आगे कुछ नहीं सोचना, मुझे लगे रहना है क्लैरिटी ऑफ थॉट से, मैं अपना 100% या 100% दूंगी, उसके बाद होना नहीं होना ये तो चलो ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा होगा, लेकिन मैं इन चीजों से अपने आप को नहीं बांधूंगा या नहीं बांधूंगी कि सरिता तो 100% थी, मैं तो बबीता हूँ, मेरे तो 68 आते, पता लगे सरिता 100% वाली बेचारी लगी है 5 अटेम्प्ट में, और बबीता 68% वाली ने पहले अटेम्प्ट में यूपी कार्ड ले लिया। तो इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। आप जिस मीडियम से दे रहे हो, हिंदी से इंग्लिश से, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो आंसर राइटिंग मुझे लगता है अगर जैसे आपने प्रिपरेशन शुरू करी, 3-4 महीने आपने एक बार प्रिपरेशन जब हो गई आपकी, आपको लगता है चलो मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी अब समझ में आने लग गई हैं, तो ज्यादा भी नहीं तो आप महीने में 2 ही आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 ही टेस्ट दीजिए, लेकिन आप देना शुरू कर दीजिए, जितना जल्दी देंगे उतना अच्छा होगा। ये एक मैंने बहुत बड़ा ट्रायल देखा, लास्ट तक वेट करेंगे, यार पहले थोड़ा और पढ़ लूँ, थोड़ा सा और तैयार हो जाऊँ, थोड़ा सा और मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए तब मैं दूंगा, फिर आप देखो अरे तो फ्री का टाइम आ गया यार, अब तो मैं कैसे दे पाऊंगा, अब तो प्री निमरना नहीं होगा, तो फिर मेंस की तैयारी का क्या फायदा। और फिर जब प्री आप दे लेंगे तो ज्यादातर लोग, हमारे से लोग वो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, प्री 5 नंबर ऊपर हो सकते हैं, 5 नंबर नीचे, तो शुरू का 1 महीना तो संशय में निकल जाता है प्री भी होगा या नहीं होगा, तो ना पढ़ाई में मन लगता है, ना आगे जा पाते ना पीछे आ पाते, 1 महीना निकल जाता है। फिर जब आपका हो गया, फिर लगता है यार मजा आ गया, फिर लगता है लेकिन अब तो बचे 2 महीने मेंस के लिए, अब मैं कब तो पढ़ूं और कब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करूं, और वो एक साइकिल बन जाती है ना। लोग बोलते हैं यार सर तीसरा अटेम्प्ट से चौथा अटेम्प्ट, आप एक्चुअली प्रैक्टिकली देखोगे बहुत कम लोग होंगे जो एक अटेम्प्ट से जब सेकंड अटेम्प्ट में जाते हैं तो उसमें कुछ इंक्रीमेंटल वैल्यू एडिशन होता है। तो जनरली आप देखोगे कि आपके फर्स्ट 2 या 3 अटेम्प्ट सॉलिड अटेम्प्ट्स होते हैं, उसके बाद आपका वैल्यू एडिशन रुक जाता है। एक कहावत है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके, तो मतलब एक के बाद जैसे आप लर्निंग करो एकदम स्टीप जाएगा, फिर वो फ्लैटन हो जाता है, इनफैक्ट वो डिक्लाइन मिल गया था, फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आप ये सोचिए शुरू के 2-3 अटेम्प्ट ही हैं जो है, चाहे आपके पास 6 अटेम्प्ट हो या 8 अटेम्प्ट हो, 10 हो, जिसके बाद जितने, आप ये सोचिए मुझे तो शुरू के 2 अटेम्प्ट में जाने लगा देंगे, और मैं इंतजार नहीं करूंगा लास्ट मिनट तक कि कब पेपर आए और तब मैं अपनी जैसे बोलते हैं ना कि मेरी जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और स्किल है मेरा आंसर राइटिंग का, वो मैं टेस्ट करूँ। तो आप जब 3-4 महीने इसमें कर चुके हैं, तब से धीरे धीरे लिखना शुरू करिए। तो आप आंसर राइटिंग करेंगे, कुछ फीडबैक आपको मिलेगा कि साहब आप तो ऊपर लिखे जा रहे हो, साहब आपको क्वेश्चन ही आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, आप डायग्राम्स नहीं बना रहे हो, आप एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हो, आप लिंकेजेस डेवलप नहीं कर पा रहे हो, आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, आप एंड नहीं कर पा रहे हो। तो ये जब आपको फीडबैक मिलेगा, आपने फीडबैक लिया फर्स्ट में, सेकंड टाइम आप देने लगे तो सोचा यार पिछली बार कम से कम जो फीडबैक था वो गलती ना हो मुझसे, नई टाइप अगर गलती ही हो तो नई टाइप की गलती हो, सेम गलती ना हो कि पिछली बार मेरे को फीडबैक मिला था कि स्टार्टिंग आप नहीं कर पा रहे, तो कम से कम स्टार्टिंग इस बार मेरी पहले से बेटर। पिछली बार मान लीजिए फीडबैक मिलेगा बट डेटा नहीं है आंसर में, सिर्फ एक ब्लैंक सा रूखा सा वो ज्ञान वर्धक
सवाल है जिसमें ना कोई डेटा है, ना फैक्ट्स है, ना स्टैटिस्टिक्स है, ना कुछ भी नहीं है, ना एग्जाम्पल्स है, ना डायग्राम्स है, तो आप सोचोगे कम से कम इसमें कुछ एक दो डायग्राम बना के, एक दो एग्जाम्पल्स में देख के आऊंगा, कुछ डेटा इसके अंदर डाल के, फिर उसमें आप फीडबैक लीजिए। सो वो इंक्रीमेंटल प्रोसेस बनेगा। तो जब तक आपका मेंस आएगा, आपका माइंडसेट आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर हो चुका। तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसको जनरली सबको ज्ञान मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत लोग कम करते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा होता है ना। आपको लगता है यार पहले प्री तो मैं कर लूं, मेंस तो बाद की बात है। तो इस वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, प्रैक्टिस नहीं होती है, तो फिर आपको हो सकता है उसके बारे में पता हो, लेकिन उस समय सीमा में, उस फ्रेम ऑफ माइंड में अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ज्ञान का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और जल्दी शुरू करिए। काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, इनसाइट्स करके एक वेबसाइट है, इंग्लिश वालों ने बताया, शायद हिंदी की भी हो, उनके पता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और आप ऑनलाइन ही उसका आंसर लिख सकते हैं। उसमें कोई हालांकि आपका टेस्ट मतलब इवेलुएट नहीं करता है कि आपने अच्छा लिखा बुरा लिखा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो लिखते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है कि आपने आंसर लिखा, आपसे ऊपर 1000 लोगों ने आंसर लिखा होगा, आपके बाद 1000 लोगों ने आंसर लिखा होगा, तो आप 8-10 आंसर पढ़ के खुद ही समझ जाएंगे कि मेरा आंसर कहां स्टैंड करता है, मेरे आंसर में कहां कमी है, क्या मैं दूसरों के आंसर राइटिंग से सीख सकता हूं, है ना। हो सकता है मनोज के आंसर में डायग्राम से आप बड़े अच्छे बनाते हैं और मेरे डायग्राम्स बनते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ डायग्राम्स आदत ही नहीं थी, बस वो पेज भरे जा रहे हैं, पेज भरे जा रहे हैं। फिर बाद में समझ में आया कि यार तो तुम एक पेज में लिखते हो ना, और कम से कम 3 मिनट लगा देते हो, वो तुम एक डायग्राम में 1.5 मिनट में समझा सकते हो एग्जामिनर को। तो 1.5 मिनट बच गया, स्पेस बच गया, और वही इंफॉर्मेशन तुमने उसको ट्रांसमिट कर दी। एग्जामिनर को भी पढ़ने में आसान रहेगा। एग्जामिनर के पास इतनी सारी नोट्स बुक्स आती है, वो हर किसी का फुल स्टॉप कॉमा पढ़ने में इंटरेस्टेड थोड़ी है। वो तो ये देखना चाहता है कि यार इस व्यक्ति को इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है या नहीं है। वो डायग्राम देख के समझ जाएगा, हाँ इसको पता है ना। वरना कई बार तुम लिखे जा रहे हो पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ, ना वो पढ़ेगा, हो सकता है उसको समझ में भी ना आए, समझने में टाइम लग जाए, इंटरेस्ट खत्म हो जाए उसका। तो तुमने बहुत अच्छा लिखा हो, इन्फॉर्मेशन बहुत हो, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है तुम्हारा कि जो एग्जामिनर है, जो चेक करेगा, उसके लिए मैं कैसे सहूलियत दूं ताकि वो मेरा पहली बार तो पढ़ना शुरू करे, फिर पढ़ना जब शुरू करे तो उसको इंटरेस्ट इसमें रहे और उसको पसंद आए। मतलब एक तरीके से माल अपना तुम बेचो दुकान में, मैं उसको इस तरह की चीजें दिखाऊं कि ये खरीद ले, दूसरी दुकान पे ना जाए, क्योंकि उसके पास तो मल्टीपल ऑप्शन है। तुम्हारा पसंद नहीं आएगा, वो किसी और को ज्यादा मार्क दे देगा तुमसे, क्योंकि रिलेटिव है भाई, सीट्स लिमिटेड है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे ग्रेजुएशन में होता है कि आप सबके 70% आगे चलो अगली क्लास में, सब तो नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो आंसर राइटिंग ऑनलाइन शुरू करें, प्लस किसी भी टेस्ट सीरीज का, जैसे हिंदी के भी कई दृष्टि वगैरह हैं, इंग्लिश के विजन के हैं, बाजीराम की हैं, फोरम IAS की हैं, और भी आगे होंगी। एक IAS के हैं, IAS बाबा हैं, ऐसे बहुत सारे बाबा गुरुजी मिलेंगे। बाबा गुरुजी वही मिलते हैं जो 5-6 अटेम्प्ट देते नहीं बन पाते, फिर बाबा बन जाते तो अपनी बाबागिरी शुरू करते हैं। मैं नहीं चाहता आप मुझे कोई बाबा बनने की नौबत आए, मैं तो चाहता हूँ आप सब बन जाए। तो आंसर राइटिंग में फोकस करिए, अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, फालतू में हर सोर्स के पीछे मत भागिए। वो बड़ा टेम्पटिंग होता है, ये देख नई किताब देखी तूने, तो बोले ऐसा नई किताब आई है तू ही पढ़ ली, है ना, मैं तो मेरी पुरानी उसी से पढ़ूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पेपर पूरा नहीं होता, कोहेरेंट स्ट्रेटेजी नहीं बन पाती, फिर आप झूलते रहते हो। आता तो सब कुछ है, लेकिन पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो जाता, ठीक है। सेकंड चीज ये कहूंगा मैं, और तीसरी चीज ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा मैं तो बिल्कुल ही फ्रैंकली कहूंगा कि हर चीज की कोचिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना। जैसे एक फॉल्स इंप्रेशन हो जाता है, कोचिंग आपको सिर्फ एक बेसिक फाउंडेशन गाइडेंस के लिए आपको, बट कोचिंग ऐसी चाबी नहीं है कि अगर आपने कुछ फीस दे के कोचिंग में आप एंटर कर गए तो बस अब यहाँ से जब निकलोगे तो आप सीधा IAS बन गए। ऐसी दवाई नहीं है, वो आपको एक बेसिक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ बाबा बन के आपको ज्ञान दे रहा हूँ, इस तरह का ज्ञान कोचिंग वाले भी आपको देंगे, भाई इतना ही कर सकते हैं, आपके दिमाग में थोड़ी घुस सकते हैं उस चीज को। सबका सोचने का तरीका अलग है, आंसर लिखने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है। वो तो आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा सकते हैं कि भाई एक मान लीजिए टॉपिक है, इसका मोटा मोटा फ्रेमवर्क ये है, कुछ डिटेल्स ये हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो उसको तैयार तो आपको ही करना पड़ेगा। तो कोचिंग आप करिए, और कोचिंग में सिलेक्टिव रहिए कि यार ये मेरा सब्जेक्ट वीक है, या इसमें मुझे समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, या मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है,
इसकी मैं कोचिंग कर लेता हूँ, या कोचिंग पे डिपेंडेंसी मेरी इसमें हायर होगी, और जिसमें आप अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें, मिनिमल रख सकें, मुझे लगता है खेल वही है। और खेल ये सारा सेल्फ स्टडी का है कि आपको ही पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे साहब मार्ट साहब आएंगे बोर्ड पे बनाएंगे तब मैं पढ़ूंगा तब मुझे याद रहेगा, तो आएंगे जितना वो कर सकते हैं बिल्कुल आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो रिटेन तो आपको ही करना है। रिटेन तब तक, मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है इतने साल में अलग अलग नौकरी और ये सब करने के बाद, कि रिटेन वो तभी रहेगा जब आप उसमें खुद का एफर्ट डालेंगे, मतलब आप उसमें लगे रहेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, बार बार पढ़ेंगे और लिमिटेड रिसोर्स रखेंगे, तभी वो आपको रिटेन करना। तो इस चक्कर में ज्यादा ना फंसे कि कोचिंग जाऊंगा उससे पहले 1 घंटा पहले मैं बंठन के निकलूंगा, फिर बीच में चाय पीऊंगा, दोस्तों के साथ मिलूंगा, फिर कोचिंग के बाहर खड़ा रहूंगा, फिर कोचिंग में आऊंगा, फिर यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा 2 घंटे उसको पढ़ूंगा या 3 घंटे जो भी रहेगा, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे, फिर आप एक चाय पीएंगे, अब थक गए कोचिंग करके, फिर जब आप घर जाएंगे तो घर वाले परेशान करेंगे, देखो मैं कोचिंग करके आया मतलब ये जीत के आ गए। तो आप 6-7 घंटे ऐसे निकालना। तो आप कोचिंग करनी है डॉट कोचिंग टू कोचिंग, उसके बाद आपको आधा घंटा 1 घंटा जो भी रेस्ट करना है, उसके बाद आप पढ़िए। फालतू का माहौल बनाने में टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप माहौल बना के किसको बेवकूफ बनाना। अल्टीमेटली 1-2 साल में आपका रिजल्ट अपने आप बोलेगा, है ना। शुरू 1-2 साल तो आप कहोगे मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पेरेंट्स भी बड़ा प्राउड फील करेंगे कि हाँ यार हमारा बच्चा हमारी बच्ची कर रही है। लेकिन जब एक बार नहीं आएगा तो सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, IAS इतना आसानी से नहीं बनता। 2 साल में फिर पूछेंगे बेटा क्या हुआ, तो बोलेंगे नहीं पापा वो ऐसे रह गया था 2 नंबर से इधर 4 नंबर से इधर। चलो ठीक है, फिर तीसरे अटेम्प्ट के बाद वो सवाल पूछना शायद कम कर दें और तुम्हारे पास जवाब बचेगा। तो इसीलिए समय इम्पोर्टेंट है, इसमें समय इम्पोर्टेंट है। मैं तो जैसे 1.25 साल आप टोटल मेरा ड्यूरेशन मान लो, 1.25 साल 1 साल ही मान लो। दिसंबर 2015 में शुरू किया, दिसंबर 2016 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट में देते हुए लगातार फाइनल सिलेक्शन शुरू हो गया, 17 में शुरू किया, तो 1.5 साल मान। 1.5 साल में मुझे तो एक ऐसा दिन, ऐसा संडे, ऐसी कोई छुट्टी याद नहीं जो मैंने 1 घंटे भी मनाई। एक सिंगल फेस्टिवल में कभी नहीं गया, ऐसा कभी एक सिंगल दिन, भगवान की कृपा दृष्टि भी रहेगी, बीमार नहीं हुए। लेकिन ऐसा होता है ना, आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मेरा मूड नहीं है। भैया मूड नहीं है तो मुंह धो और 5 मिनट मूड बनाओ और कुर्सी पे बैठ जाओ। इसमें मूड वूड कुछ नहीं होता, सब मुंह माया है। आज तो मेरा मूड नहीं है, आज तो मेरा मन नहीं है, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, कल से पढ़ी। कल का मतलब इसमें अभी है, आज भी नहीं अभी है। बहुत से लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप पे IAS बन जाएंगे, क्योंकि तमाम तरह ग्रुप बन जाएंगे, कोई टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेगा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप कर लेगा, फिर यहाँ से ये डाउनलोड, वहाँ से वो डाउनलोड, व्हाट्सएप पे तमाम डिस्कशन चले जा रहा है किसी टॉपिक पे। मल्टीपल टाइम ऐसा नहीं वैसा, फॉर्म बिल अच्छा है, फॉर्म बिल बुरा है। डू नॉट इंडल्ज इन दोज डिस्कशन, देयर इज नथिंग बट देयर एब्सोल्यूट शेयर टाइम वेस्ट। कुछ नहीं होता उनसे। आपको यार पेपर पास करना है ना, आपको आर्गुमेंटेटिव डिबेट्स में थोड़ी जाना है। जब बन जाओ तो कर लेना डिबेट, क्या दिक्कत है। अभी उसमें 5 बार आप लिखोगे, फिर आप इंतजार करोगे इसका क्या जवाब आया, तो किसी का जवाब होगा, अब देखो मैं इसको दूसरा जवाब देता। सो मेंटली फिजिकली इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग, क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह उसमें अटका हुआ है कि मैंने कुछ लिखा, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, क्या जवाब दिया। अब उसने कुछ दे दिया तो अब मैं इसको पलट के जवाब दूंगा, और तो आप दिन के बाद दिन अपना वेस्ट करें। तो मैं आपको ये सब एंटरटेनमेंट बीच में से ये दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है प्रिपरेशन की। ये वैसा एग्जाम नहीं है कि लास्ट के 5 दिन किताब उठाओगे, पिछले साल के पेपर देखोगे और वो गैस पेपर बनाओगे और 10 में से 4 तो फंसी गए। इसमें कोई सवाल नहीं फंसता, क्योंकि हर साल फ्रेश इश्यूज होते हैं, फ्रेश क्वेश्चन आते हैं, और हो सकता है कि पिछली बार आपके ऐसे में 150 नंबर आ गए हो सकता है वही आदमी और उसी टाइप का टॉपिक, लेकिन इस बार सिर्फ 80 नंबर ही रह जाए। तो फ्लक्चुएट बहुत करता है। आपको भी नहीं पता कि मेरे पिछली बार 150 क्यों आ गए थे, और आपको ये भी नहीं पता होगा मेरे साथ 80 क्यों रह गए। तो इन डिस्ट्रैक्शन से अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, जैसे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया सुपर 30 जिसे बोलते हैं, पहले IT के लिए था जो बिहार में थे,
तो अगर आईएएस के लिए आप इस तरीके से करें तो आप सुपर बनिए मतलब कलेक्टिव बनिए इन सब मोह माया से कुछ समय के लिए, साल 2 साल 3 साल के लिए दूर हो जाइए। अभी तो आप अपने 10 फॉलोअर बढ़ाने के बाद बन गए तो लोग अपने आप ही आपके फॉलोअर बन जाएंगे, है ना। अभी तो आप सोच रहे हो कि 2-4 चेले में ढूंढ लूं, बाबा बन जाओ, चेले अपने आप आ जाएंगे। बाबा कैसे बनोगे? आईएएस बन के, आईपीएस बन के, आईआरएस बन के, बन के। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, अपना फिक्स शेड्यूल रखो कि मुझे पढ़ना है डेली, मतलब पढ़ना है। मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहा है, दोस्त बुला रहा है, शादी हो रही है, पिक्चर रिलीज हो रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं उनसे। ना ही अपने दोस्तों को बताओ कि कहाँ रहते हो, ना ही दोस्तों के पास जाओ जहाँ हो रहते हैं। मेरे बहुत दोस्त पूछते थे यार एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं, मैं आ जाता हूँ। मैं नहीं यार, घर पर कुछ नहीं, मुझे पता है तू घर आ गया तो 2 घंटे खुद के वेस्ट करेगा, 2 घंटे मेरे खाएगा और फिर आदत और पड़ जाएगी। मैं तुझे मना कर नहीं पाऊंगा और अल्टीमेटली तेरा भी नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो कोई मीनिंगलेस है। तो आपको आईएएस बनना है, आपको पंचायत नहीं लेना, ग्रुप स्टडी करते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है ग्रुप स्टडी। 4-5 लोग आएंगे, अपना बिस्तर लेके पड़ेगा, माहौल बनेगा। लास्ट में अगर आप उसका आउटपुट देखोगे तो उसमें अटेंडिंग आउटपुट नहीं है। पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि अच्छा बच्चे तो ग्रुप स्टडी करते हैं, तो आईएएस ग्रुप स्टडी नहीं। अगर किसी तरह की स्टडी है तो सेल्फ स्टडी, आप अकेले में बूढ़े नहीं तो दोनों ब्लिंकर्स लगा देना, ब्लाइंड्स जो भी वही लगा लेना है, फोन अपना ऑफ कर देना है, क्योंकि फोन ऐसी आपको कोई वस्तु उपलब्ध नहीं करवा पाएगा इस पेपर के लिए जो किसी भी तरह से लाभकारी है। जो बुक्स हैं उसको आप पढ़िए, फिजिकल कॉपी से आप पढ़िए। मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फिजिकल कॉपी से पढ़ने में रिटेन करना थोड़ा सा इजी होता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मेरे पास भी आईपैड है, मैक है, फलाना ढिमका, उनका अगर मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता। अब वो प्रोफेशनल जॉब के लिए ठीक है क्योंकि आपको उस वक्त उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। तो ये एग्जाम ऐसा है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप करनी है। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो सकता है आपका सेकंड में ना हो, तो आप वही फिजिकल मेथड्स यूज करिए जो कि टाइम टेस्टेड है, जो कि फिजिकल कॉपीज के थ्रू ही आप करिए, क्योंकि वही आपको याद करने में, रिटेन करने में रिलेटिवली इजी हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी मीडियम और ये सब तो अपना अपना आप सबका है ही। प्लस ऑप्शनल का एक क्वेश्चन रह रहा है, सर ऑप्शनल कौन सा है, तो उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। ऑप्शनल एक ऐसी विचित्र सी चीज है यूपीएससी में जिसमें किसी को नहीं पता होता कि उस साल कौन सा ऑप्शन चलेगा इन द सेंस कि उसमें अच्छे मार्क्स। और यूपीएससी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है कि जैसे ही किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में उनको लगता है यूपीएससी को कि ज्यादा मार्क्स आने लगे हैं, उस ऑप्शन को बिल्कुल पूरी तरह वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बहुत सारे का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पहले पब्लिक एड का एक जमाना हुआ करता था, पूरी तरह से खत्म। ज्योग्राफी का एक जमाना हुआ करता है, इंजीनियर साहब ज्योग्राफी लेते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इजी हो जाता है। ज्योग्राफी को तो पिछले मुझे लगता है 8 साल से पूरी तरह ध्वस्त कर। बीच में मेडिकल का चला, डॉक्टर्स का स्ट्राइक रेट इतना हुआ था, 22-25% जो डॉक्टर्स अपीयर होते थे क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है उनका हो जा रहा था। तो मेडिकल को अब सोचो, मेडिकल जैसी सब्जेक्ट को आप कैसे करोगे, क्योंकि मेडिकल तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, 2+2 4 ही होने हैं। आर्ट्स में तो फिर भी 3.25 भी हो जाए, 4.25 भी हो जाए, लेकिन उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। एंथ्रोपोलॉजी का भी यही किया, मेरे टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी काफी सही चला था, बट अब एंथ्रोपोलॉजी पिछले साल बहुत ही खराब है। तो इसमें कोई भरोसा नहीं। ऑप्शनल में हम सिर्फ मैं एक ही एडवाइस आपको दूंगा कि ऐसा ऑप्शन चूज करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, मतलब इसका एक रीजनेबल ट्रैक रिकॉर्ड हो। ऑफकोर्स ट्रैक रिकॉर्ड तो आप देखिए, मतलब आग में तो क्यों ही कूदोगे जब आपको पता है कि ऑप्शन नहीं चल रहा है, प्लस इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, कवर होना बड़ा मुश्किल रहता है। ज्योग्राफी का मैंने तो नहीं लिया ज्योग्राफी, लेकिन ज्यादातर लोगों से फीडबैक आया कि सिलेबस इतना खत्म ही नहीं होता, एंडलेस सिलेबस है ज्योग्राफी। तो अगर मुझे चूज करना होगा तो मैं ऐसा सिलेबस, मैं ऐसा सब्जेक्ट नहीं चूज करूँगा। ऐसा हो जिसमें आपको रीजनेबल इंटरेस्ट हो, रीजनेबल ट्रैक रिकॉर्ड हो और इंटरेस्ट आपका उसमें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको इतनी बार पढ़नी पड़ सकती है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो 1-2-3 बार आप पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद आपको नहीं चलेगा। अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ा, थर्ड देना पड़ा, फोर्थ देना पड़ा, फिफ्थ देना पड़ा, तो बिना इंटरेस्ट के यू कैन नॉट रीड दैट सब्जेक्ट ओवर एंड ओवर अगेन। मुझे लगता है
इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रीजनेबल ट्रैक रिकॉर्ड उसका देखिए, आप बैकग्राउंड देख लीजिए, उसकी बुक्स आप उठा के देख लीजिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स कुछ दिन खुद ही फ्लिप करके देखिए, पिछले साल कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर्स ना, तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा यार इस सब्जेक्ट में ओवरऑल कैसा रहेगा मेरे लिए, फिट होता है। जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था तो एंथ्रोपोलॉजी काफी ड्राई सा सब्जेक्ट है, खासतौर पर उसका पेपर 1 जेनेटिक्स और ये सब कुछ है, बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं था, बट क्योंकि मेरे पास तो अटेम्प्ट्स थे ही नहीं बिकॉज ऑफ माय एज ब्रैकेट, because I was in private for such a long time. I never thought I'll come back to India after having been abroad for so long. But I did. किस्मत ऐसी ही और ऊपर वाले ने पता नहीं क्या लिखा है किसी ने। तो मुझे तो पता है कि मेरे लिए इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए सिलेबस इसका छोटा है। और सोचो जब मैं दिसंबर 2015 में इंडिया हम लोग वापस आए और जो फर्स्ट प्री था मेरा 6 महीने बाद प्री था। अब आपने 10 साल से किताब उठाई नहीं हो तो आपका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। और क्राइटेरिया होगा कि यार सिलेबस किसका मैं कर पाऊंगा, मेरे पास पंचवर्षीय हो जाएंगे समय नहीं हो सकता है कि आपके पास रीजनेबल टाइम हो, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आप बार बार उसको पढ़ सकें। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको हिंदी में इंटरेस्ट है, आपको संस्कृत में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, सो वो लीजिए। और उसके बाद ऑप्शनल के लिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि कोचिंग मुझे लगता है करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट ही मैं उसमें मानूंगा। स्पेशलाइज सब्जेक्ट मुझे लगता है कि कोचिंग इन जनरल यूजफुल हो सकती है। बाकी जैसे ऐसे राइटिंग है, एथिक्स है, इनका मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोचिंग किसी के दिमाग को उस तरीके से मोल्ड कर सकती है। इन दो सब्जेक्ट्स के लिए आपके सिर्फ एक ही तरीका है, आप कोचिंग करिए, बिल्कुल आपको एक फ्रेमवर्क आपका डेवलप हो जाए, लेकिन उसके अलावा आंसर राइटिंग ही इसका एक सोल्यूशन। या तो आपका एप्टीट्यूड ही ऐसा हो कि बस भगवान ने आपकी डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी करी हो कि आप आते ही सीधा उसमें छक्का मार दें, जो जनरली हमारा होता नहीं है कि सबको टाइम लगता है। तो अगर आप उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका वो फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप नहीं होगा कि किस तरीके से आंसर को शुरू करना है, उसमें डेटा डालना है, फिर डायग्राम डालना है, फिर रेफरेंस डालने हैं, फिर एग्जाम्पल डालने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स डालने हैं, और लास्ट में मुझे इसको कंक्लूड करके वे फॉरवर्ड कि अब क्या इसका सोल्यूशन क्या है वो बताएं। फिर 7-8 स्टेप है एक आंसर, वो आंसर्स का स्टेप डेवलप नहीं होता। कभी आपने ये स्टेप मिस कर दिया, कभी वो स्टेप मिस कर दिया, और जहां आपने मिस किया 1 मार्क गया, ठीक है। तो ये है मोटी मोटी कहानी। मेरे ख्याल में बुक्स का मैंने आपको बता दिया, टाइम टेबल का बता दिया, ज़्यादा दूसरों के बारे में नहीं सोचना हो वो मैं आपको बता दिया। ऑप्शन के बारे में मैंने कोशिश की कवर करूँ मैं, और टेस्ट सीरीज आप जरूर लगवाइए, ऑनलाइन लिखिए, ऑफलाइन करिए। और प्री के लिए तो आप पढ़िए, प्लस जब एग्जाम के नज़दीक आ जाए तो 2 महीने पहले आपको भी टेस्ट सीरीज उठानी, टेस्ट सीरीज करनी चाहिए थी। प्री काफ़ी डिफिकल्ट भी होता जा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक बार मेंस में हो जाता है, अगले 2 साल प्री नहीं हो पाता। तो थोड़ा अजीब तरह का एग्जाम है ये। अगर ये मैथ्स और जेई आईआईटी टाइप का होता तो आपको पता है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा कर लिया तो फिर उसमें सवाल आएगा, मोर और लेस आप कर ही लोगे, बट इसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्वेश्चन आ जाए, किस साल का आ जाए, हो सकता है वो पर्टिकुलर ही टॉपिक आपने छोड़ दिया हो या पर्टिकुलर डेटा ही आपके दिमाग से निकल गया हो, बाकी आपने बहुत अच्छा चैप्टर पूरा कर दिया। एंड सेम इज द केस विद इंटरव्यू। तो थर्ड स्टेज इंटरव्यू भी काफी अनप्रिडिक्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि हर साल बोर्ड चेंज होता है, 5 बोर्ड होते हैं, और बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो चेंज होते हैं, कोई रिटायर हो रहा है, कोई नया आ रहा है। प्लस जब आप एंटर करते हो उस इंटरव्यू रूम में, उस वक्त किस टॉपिक पे क्या बात छिड़ जाए, उनके मुंह से क्या सवाल निकल जाए और आपके मुंह से क्या जवाब उसका बन जाए, उनको वो पसंद आ जाए या ना आ जाए, तो 30 मिनट में भगवान जाने क्या क्या हो जाए, कोई कंट्रोल उसका उस पर नहीं। तो पूरा पेपर इस टाइप का कि मैं अपनी तरफ से पूरा लगा रहूंगा, फिर लास्ट में जो होना होगा होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया तो सुजाता मेहता मैडम का मेरा बोर्ड था, तो मेरे 167 मार्क्स थे। सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो मेरे 198 मार्क्स, ऑल इंडिया 6th हाईएस्ट। मैं वही, मेरा थॉट प्रोसेस वही। अब और फर्स्ट इंटरव्यू के लिए तो मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन भी की, मॉक इंटरव्यू भी किया, ये भी किया, वो भी किया। सेकंड इंटरव्यू के लिए तो मेरा मन ही नहीं था चेंज करने का, तो सीधा मैं इंटरव्यू पैनल में घुसा और शुरू में उनसे 6-7 सवाल पूछे, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था जिसको पूछा गया।
और जो बोर्ड चेयरमैन थे वो भी काफ़ी सक्सेना करते, काफ़ी स्ट्रिक्ट जिनका बोर्ड माना जाता है, मार्क्स कम देते। कई बार ऐसा भी होता है, कई बोर्ड्स हैं लिबरल होते हैं मार्किंग में, कई बोर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड रेंज, कि खराब हुआ तो 140, अच्छा हुआ तो 170। कई बोर्ड्स होते हैं खराब हुआ तो 80, अच्छा हुआ तो सीधा 200। अब आपका पता नहीं किस में पाला पड़ जाए, और उस चीज़ के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, पेपर्स का भी। तो उस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो लोग क्या क्लास स्टेज है, पहले आप स्टेज तक पहुँचें। तो कुल मिला के अगर आपको प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन करना शुरू करें, दुनियादारी से कट ऑफ अपने आप को करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो सोशल नेटवर्किंग और ये सब जो टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट और इमोशनल इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब का आप परित्याग करके इस मैदान में लिमिटेड आपकी बुक्स रखें, आंसर राइटिंग आप शुरू से ही प्रैक्टिस करें। डोंट वेट अंटिल द वेरी एंड ऑफ इट, कि जब तक आ ना जाए जाते तब तक आप शुरू ना करें। ठीक है, तो ये कुछ मेरे मोटे मोटे पॉइंट्स थे। इसके साथ मैं अपना ये बाबा वाला ज्ञान समाप्त कर दिया। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है